द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ गोवा से शरीक गुफ्तगू हैं अभिषेक मिश्रा जी और इस्लामाबाद से मौजूद हैं वसीम अल्ताफ़ साहब। वसीम साहब, आपने खबरें सुनी, कल खबरें आ रही थी इजरायली सोर्सेज से कि ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं आयतुल्लाह खमेनाई, उनकी एक स्ट्राइक में, इजरायली स्ट्राइक में डेथ हो गई है। लेकिन ईरानियन सोर्सेज जो थे, उनके मेरे ख्याल फॉरेन मिनिस्टर ने या डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने उसको डिनाई किया, लेकिन आज सुबह जो है इसकी तस्दीक हो गई। तो इस खबर को कैसे देखते हैं और अब क्या फ्यूचर होगा ईरान का? क्योंकि ईरान में सबसे पावरफुल बंदा जो होता है वो सुप्रीम लीडर होता है, उसके सामने प्रेसिडेंट की भी कोई हैसियत नहीं, पार्लियामेंट की भी कोई हैसियत नहीं, तो वो ऑल इन ऑल होता है जिसको कहते हैं। और ये 1989 से अब तक सुप्रीम लीडर चले आ रहे थे, 37 ईयर्स हो गए हैं इसको। तो कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? क्या इससे ईरान जो है वो जमहूरियत की तरफ जाएगा या मजीद जो मौलवियों का जो रूल है वो ज़्यादा सख्त हो जाएगा? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ईरान पे मुसलसल इसराइल और अमेरिका फ़िज़ाई हमले कर रहे हैं और एक ऑल आउट वॉर जारी है और जवाब में ईरान बहुत से ममालिक को निशाना बना रहा है, जिस अब तक वो तकरीबन 7 मुल्कों पे अटैक कर चुका है, जिसमें बहरीन है, दुबई है, कतर है, कुवैत है। तो अब तकरीबन 27 अमेरिकन बेसेस हैं मिडल ईस्ट में जहाँ पे ईरान ने अटैक किए हैं। अच्छा, ये जिनकी वफात हुई है ये 37 साल से बिला शिरकत गैर सुप्रीम लीडर थे ईरान के, और इन्हीं का फैसला अटल होता था और पार्लियामेंट की और हुकूमत की कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन इनके जाने के बाद अब आगे क्या होगा? देखिए, इनका जाना वैसा नहीं है जैसा सद्दाम हुसैन का था या कज़ाफी का था, क्योंकि वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रक्चर्स नहीं थे वहाँ पे, ना लिबिया में और ना इराक में। वो एक वन मैन एक एक डिक्टेटरशिप थी। ईरान में जो सूरत हाल है ना वो मुख्तलिफ है। वहाँ पे जो मुख्तलिफ टीयर्स हैं इनके मुलाओं के, वो बड़े एक कह लें कि वो उनके काडर्स हैं और वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हैं और बाकायदा स्ट्रक्चर्स हैं। अगर एक चला गया तो दूसरा उसको रिप्लेस कर लेगा। और मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे कि आज या कल में वो कोई नया सुप्रीम लीडर वो अनाउंस कर देंगे। तो अब बात ये है कि ये इनके गो के हमने काफ़ी देखा कि ईरान में प्रोटेस्ट्स हुई, लेकिन कोई भी प्रोटेस्ट जो है वो उस तरह से कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि एक तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड सिस्टम्स हैं इनके, मुलाओं के काडर्स हैं बाकायदा, और फिर अवामी सपोर्ट भी इनको हासिल है। अब क्या एयर पावर से, महज एयर पावर से अमेरिका और इसराइल इस पूरे सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर सकेंगे या नहीं, ये अभी देखना बाकी है। और उनकी पूरी कोशिश यही होगी कि ट्रुप्स ऑन ग्राउंड ना आए, क्योंकि उसमें फिर कैजुअलिटीज का काफ़ी अंदेशा होता है। तो अब हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे, कितने दिन ये जंग चलेगी, क्या ईरान की जो भी इस वक्त वहाँ पे कोई गवर्नमेंट जो है वो टॉपल होगी, क्या रिस्पांस होगा पूरी कौम का, फौज का क्या रिस्पांस होगा। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स एक पैरेलल फोर्स है ईरान में जिसका काम रजीम को प्रोटेक्ट करना है, मुल्क को प्रोटेक्ट करना नहीं है। वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, ये सारी चीजें भी देखने वाली हैं और इस बारे में हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। अभिषेक जी, वहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर है जैसा कि वसीम साहब ने कहा कि एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है
और इसके 88 मेंबर्स होते हैं, ये सुप्रीम लीडर को इलेक्ट करती है। और उसमें से जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो गार्डियन काउंसिल के वेट किए हुए होते हैं। तो गार्डियन काउंसिल भी वहां पे एक बड़ी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है, जो इलेक्शन लड़ने वालों को वेट करती है। और उस पर भी बड़े एहतजाज हुए हैं ईरान में। एक दफ़ा तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, उसके बाद मुजाहरे हुए, फिर उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्स किया। और यहाँ तक है कि ईरान के एक प्रेसिडेंट को भी, जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके थे, उनको दोबारा वो प्रेसिडेंट बनना चाह रहे थे, बीच में गैप भी था, तो उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया था। इतनी आर्बिट्रेरी पावर्स हैं उनके पास। तो अब आप कैसे देखते हैं कि क्या ईरान विल इट मूव टूवर्ड्स डेमोक्रेसी? और वहाँ पे उनकी भी बात हो रही है, प्रिंस रजा पहलवी, जिनकी उम्र इस वक्त 65 ईयर्स है। ही वॉज बॉर्न इन 1960 और वो फाइटर पायलट हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि उनकी कोई रूट्स नहीं है अवाम में। तो अवाम किस हद तक आपके ख्याल में इस क्लैरिकल रजीम के साथ हैं, मुल्लाओं की जो हुकूमत है? और अभी हमने मुजाहरे भी देखे और काफ़ी वाइड स्प्रेड मुजाहरे थे वो, लेकिन इसके बावजूद कोई गवर्नमेंट की तब्दीली की जो है ना सूरत नहीं बनी। तो क्या सुप्रीम लीडर के जाने से कोई डेमोक्रेसी का रास्ता खुलेगा? क्या समझते हैं आप? क्योंकि ये रेवोल्यूशन 1979 में आया था, एंड ऑल रेवोल्यूशंस रन आउट ऑफ स्टीम। तो क्या ईरान का रेवोल्यूशन भी इसी तरह से हैज इट रन आउट ऑफ स्टीम? थैंक यू सर, आप लोगों ने मुझे आपने इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और वसीम सर को, दोनों लोग को रमज़ान की मेरी शुभकामनाएं। सर, ये रिवॉल्यूशन की शुरुआत अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ईरान वो होती है 7 जनवरी 1978, 7 जनवरी 1978। अगर आप कुरान का कॉन्स्टिट्यूशन ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसके पहले 5-6 पेजेस में उन्होंने इसको ग्लोरीफाई किया है, इसके बारे में बताया है लोगों को। उनका खुद ये मानना है कि ये 7 जनवरी 1978 को ये सब शुरू हुआ। इसके शुरुआती रीजन अकॉर्डिंग टू द एक ईरानी जूरिस्प्रूडेंस वो ये था कि पहलवी साहब जो थे, उनके पिताजी जो उस समय के कंटेम्प्ररी रूरल थे, उन्होंने कुछ मटेरियल पब्लिश करवाया था इन डेरोगेशन ऑफ खोमेनी साहब थे शायद उस समय, जो फ्रांस में या स्विट्जरलैंड में थे। उनके अगेंस्ट में उन्होंने कुछ बातें छपवाई थी जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ा और 1 साल तक वो जो है उस समय की जो राजशाही थी उससे वो लड़ते रहे। और उसके बाद जो है 1 साल के ठीक बाद ये पूरा का पूरा ये रिवॉल्यूशन हुआ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो उनके शब्द हैं मैं पढ़ देता हूं। आफ्टर अ लिटिल ओवर अ ईयर the building revolution and its continuing struggle settled to its result. It cost was the blood of more than 60,000 martyrs, 1 lakh wounded and with damaged health, billions of tumans, जो उस समय शायद इनकी करेंसी थी, उसका लॉस। तो ये जी एक बुनियाद पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर आप इस कॉन्स्टिट्यूशन में जाएं तो ये एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बार बार कहते हैं कि हमारी जो रूलिंग बेसिस होगी वो कुरान होगी, फिका या फकी उसको कुछ कहते हैं पारसी भाषा में। उसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट को लाएंगे और सारी जो राइट्स होंगी, विमेन राइट्स भी जो होंगी, वो सब कुरान सम्मत होंगी, कुरान से ज्यादा नहीं, कुरान से कम। तो इस तरीके की गवर्नमेंटल जो है उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल बनाए। उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि जो पर्सिया है, जिसको वो ईरान कहते हैं आज की डेट में, उसकी एक ग्लोरियस हिस्ट्री है। उसका कॉन्स्टिट्यूशन अवेस्ता जो है वो हजारों साल से वहां रहा हुआ है। वो सब चीजें उसमें से बातें निकाल दी गई और सिर्फ इस्लामी फिका को जो है उसमें जगह दी गई, उसको ही बेसिस बनाया गया गवर्नेंस का। तो जिसे कहते हैं 40-48 साल जो भी हुए हैं, 1979, 80 ले लीजिए, तो मैं आज की डेट में 45 का हूं, तो ये 45-46 साल का जो भी ड्यूरेशन रहा उसने फुल सर्कल लिया है। आपका प्रश्न ये है कि क्या जनता इसको सपोर्ट करती है? मैं आपको फर्स्ट हैंड विटनेस बताता हूं। मैं हैम्बर्ग में कम से कम 4 से 5 ईरानियों से मिला, 4 से 5। मैं नाम नहीं लूंगा, एक पहली लड़की थी, उसका नाम मैं ले लेता हूं जस्ट फॉर द क्लैरिटी। उनका नाम था फारिमा। मैं उनसे मिला
उन्होंने बताया कि वो बेसिकली हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करती है, मगर उन्होंने बताया वो किस जगह से आया। मतलब हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करना मतलब जो गॉडेस का कॉन्सेप्ट है वो उनको बहुत जबरदस्त लगता था कि कोई फीमेल भी डिविनिटी को अटेन कर सकती है, इसलिए वो काफी कुछ जानती थी उस विषय में। शी वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, नफरत करती थी वहां के रिजीम से। उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग से एक मेल आया, उसमें लिखा गया कि 2 इंडियन है वो पीएचडी करना चाहते हैं हैम्बर्ग में, पंजाब से आए हैं, आप जाके उनसे मिलें, आपको उनका बडी अपॉइंट किया जाता है। तो मैं उनको लेने गया स्टेशन पे, मेरी उनसे बातचीत मेल के थ्रू करवाई गई, और मैं जब उनको लेने गया तो वो पता चला कि वो पीएचडी उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी यानी चंडीगढ़ से ऑलरेडी कर रखा है। वो सेकेंड पीएचडी करने आए हैं, और वो इंडियन नहीं है, वो ईरानियन है, दोनों के दोनों लोग। सो उन दोनों ईरानियन जो मेरे मित्र थे उन्होंने वहां से पीएचडी की हुई थी ऑलरेडी इंडिया से, वो दूसरी पीएचडी करना चाह रहे थे हैम्बर्ग से। फिर वो लोगों को कुछ परेशानी हो गई, वो 1-2 दिन वो मेरे घर पे ही रुके क्योंकि उनकी वहां के लोकल उससे लड़ाई हो गई थी। तो उसके बाद हम लोग जब पब में गए थे, और जो पब में उन्होंने बातें मुझे बताई उस रिजीम के बारे में और अपनी आइडियोलॉजी के बारे में, मैं हैरान हो गया, बिकॉज कि मुझे ये आशा नहीं थी कि मैं किसी ईरानियन से ये बात सुनूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि भाई ये तो बहुत कट्टर लोग हैं, ये तो रिलीजन को लेकर के एकदम ऑब्सेस्ड हैं। उसका एकदम उल्टा जो वो बातें कही, वो बातें यहाँ बताने लायक नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस रिलीजन में कोई जगह नहीं बचता है। उसके बाद मैं जब अपने पीएचडी के लास्ट लेग में था, तो मैं हॉस्टल में चला गया था, क्योंकि मैं सिर्फ हैम्बर्ग 6 महीने के लिए गया था। तो मैं यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहने लगा, और यूनिवर्सिटी हॉस्टल में बहुत से यंग बच्चे आते हैं, इसलिए मैं रहना पसंद नहीं करता था, क्योंकि मेरी उम्र उस समय मैं 39 का हो रखा था। तो सारे जो आते थे वो 19-20 साल के बच्चे आते थे, तो उसमें 5-6 ईरानियन बच्चे आए हुए थे पढ़ने के लिए हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी में। उसमें से एक बहुत यंग बच्चा था, वो मेरे साथ अक्सर खाना बनाया करता था। तो वो खाना बनाया, तो उसके बाद ऐसे ही एक बार उसने मेरा कुछ मजाक उड़ाने की कोशिश की, वो काऊ वाऊ को लेकर के, बट नॉट इन अ डेरोगेटरी मैनर, बट जस्ट लाइक दैट। तो उसके बाद मैंने उससे बातचीत की कि भाई ईरान में क्या चल रहा है और ये वो। तो उसने मुझसे बोला कि ईरान की एक प्रॉब्लम है, उसका नाम है मुल्ला। ये उसके वर्ड थे, 18-19 साल का लड़का। वो बोला अभिषेक हम लोग ऐसे लोग नहीं है, ये मुल्ला हमारी परेशानी है। उसके बाद आपने देखा कि कैसे ईरान में जो है वो जितने भी मुल्ला बिरादरी जो होती थी, उनकी टोपियों उछालने का एक पूरा का पूरा वीडियो वायरल हुआ था कि लोग आते जाते रस्तों पे करते थे। तो ईरान का रिवॉल्यूशन 1978 में इस बात से शुरू हुआ था कि वहां की जो रिजीम थी उसने मुल्ला खमनई साहब के अगेंस्ट में कुछ पब्लिश करवा दिया था, और जिसके आधार पे उनसे पॉलिटिकल पावर छीन लिया गया। 48 साल या 47 साल बाद द लाइफ हैज गॉन 1 4 सर्कल, और वहीं आके रुक गई, जिसको वो 7 जनवरी 1978 अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं। क्योंकि ये जो अमेरिका ने अटैक किया है, अगर आप मुझसे पूछें, मैं 1-1.5 मिनट और लूंगा सर, मैं आपको इसकी लीगैलिटी बता दूं। मैं फिलोसफी, लीगैलिटी और पॉलिटिक्स तीनों को अलग करके देखने का आदी हूं। अगर मैं इसकी लीगैलिटी बताऊं तो मुझसे कई लोग ये पूछे भाई ये ईरान पे इजराइल ने क्यों अटैक किया, ईरान पे जो है अमेरिका ने क्यों अटैक किया, ये तो उनका पर्सनल मैटर था। टेक्निकली जो 2 स्कूल ऑफ थॉट है आज की डेट में जो लॉ ऑफ वॉर को समझते हैं, उनके अंदर 2 स्कूल ऑफ थॉट पाए जाते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट वो कहता है कि यूज ऑफ फोर्स यानी वॉर जो है, हालांकि उसको वॉर कहना ठीक नहीं है क्योंकि वो आउटलॉ किया जा चुका है एज अ वर्ड, बट स्टिल मैं फॉर द जनरल मासेस मैं इसको कन्वीनियंट कहता हूँ, लोग इस वर्ड को समझते हैं। तो जो वॉर है वो सिर्फ और सिर्फ यूएन चार्टर में जो परिधि यानी जो कॉन्टूअर्स खींच दिए गए हैं, उन्हीं कॉन्टूअर्स के अंदर में ही वॉर की जस्टिफिकेशन हो सकती है। और उसका जो वो है सेंट्रल पॉइंट है, वो है आर्टिकल 2 क्लॉज 4, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन, यानी कि एक देश दूसरे देश के मामले में यूज ऑफ फोर्स नहीं कर सकता, ना थ्रेट दे सकता। उसका एक्सेप्शन सिर्फ 2 है सर। एक एक्सेप्शन है सिक्योरिटी काउंसिल का एक्शन, कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल चाहे तो वो यूज ऑफ फोर्स कर सकती है, वो इंस्टीट्यूशनल एक्शन होगा। दूसरा एक्सेप्शन है सेल्फ डिफेंस, कि जब तक सिक्योरिटी काउंसिल एक्शन नहीं ले रही है तब तक जो देश है जिसके ऊपर यूज ऑफ फोर्स किया गया है किसी और के द्वारा, वो अपने सेल्फ डिफेंस में उस फोर्स को रिपेल करने के लिए यूज ऑफ फोर्स कर सकता है, मगर वो प्रोपोर्शनेट और नेसेसरी होना चाहिए। इसके अलावा कोई और जस्टिफिकेशन नहीं है। यानी सेल्फ डिफेंस सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्राउंड पे हो सकता है, यदि आपके ऊपर आर्म्ड अटैक हो। तो जो स्कॉलर्स है
वो ये कहते हैं कि चूंकि सेल्फ डिफेंस तभी अवेलेबल होगा जब आपके ऊपर आर्म्ड अटैक हो। इस केस में ईरान ने न तो अमेरिका के ऊपर आर्म्ड अटैक किया है और ना तो इजराइल के ऊपर आर्म्ड अटैक किया है। तो ये कैसे ईरान और अमेरिका ने जो किया उसकी इंटरनेशनल लॉ में क्या रिकॉग्निशन है? दो रिकॉग्निशन की बातें की गई। यदि आप ट्रंप साहब की स्पीच को सुने जो उन्होंने अटैक लॉन्च करने के ठीक पहले दिया, ट्रंप साहब ने कहा ईरान के पास वो कैपेसिटी है कि वो जब चाहे अमेरिकन सॉइल पे अटैक कर सकते हैं, जिसको बुश डॉक्ट्रिन कहते हैं, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, जिसको मोस्ट ऑफ द मैं भी उसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक को तो मैं भी इलीगल ही मानता हूं। मैं उतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहता कि ये जो राइट टू सेल्फ डिफेंस है, मगर उन्होंने कहा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, यानी वही वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाले आर्गुमेंट को उन्होंने आगे बढ़ा दिया कि ईरान के पास वो कैपेसिटी है कि आज नहीं तो कल अगर वो न्यूक्लियर वेपन ले लेता है तो वो हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। दूसरी जो लीगल जस्टिफिकेशन दी गई वो एक्स्ट्रा यूएन चार्टर है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। यदि कोई देश, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन तभी लगता है सर जब एक देश अपने ही लोगों को, ये कंडीशन है, दूसरों को नहीं, अपने ही लोगों को मारने लगे, उनका सीवियर, द वर्ड इज सीवियर, ह्यूमन राइट्स वायलेशन करे, तो फिर जस्ट वॉर थ्योरी के अंतर्गत ये इंटरनेशनल स्कॉलर्स की एक पूरी टीम है जो ये मानती है कि इस ग्राउंड पे उस कंट्री में जो भी और कंट्री चाहे वो अटैक कर सकती है वहां के लोकल पॉपुलेशन को बचाने के लिए, बशर्ते कि सिक्योरिटी काउंसिल का ऑथराइजेशन ना हो। तो वो पूरा फिनोमिना ये कहा जाएगा ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। बांग्लादेश में जो भारत ने किया उसने नींव डाली थी ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की। इसलिए जो लोग, ये मैं आपको जस्टिफिकेशन बता दिया मैंने कि लॉ में दो स्कूल ऑफ थॉट है कि ये पूरा लेजिटिमेट एक्शन है, और ईरानियंस जो है मेरे ख्याल से 70 to 80% ईरानियन इस रिजीम के साथ नहीं है। जी अच्छा वसीम साहब, यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि आयतुल्लाह खुमैनी जो आर्किटेक्ट हैं ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन के, जो 79 में आया, उनके दादा सैयद अहमद मूसवी हिंदी वो इंडिया में पैदा हुए थे अराउंड 1800, और उनकी जिस गांव में वो पैदा हुए उसका नाम किंटोर है और ये बाराबंकी में है, और ये गालबन लखनऊ से ज़्यादा दूर नहीं है। और दूसरा वसीम साहब ये बताइएगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने ईरानियन रेवोल्यूशन को आइडियलाइज किया जब वो आया 79 में। जमात इस्लामी बड़ी इंथुजियास्टिक थी, वो कहते थे कि ये इस्लामिक रेवोल्यूशन आ गया है, बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। जबकि कुछ लोग ऐसे भी थे, मौलाना मंजूर नोमानी जैसे, वो इंडियन स्कॉलर थे, वो इसके शुरू से ही मुखालिफ थे। उन्होंने किताब भी लिखी इसी इनकलाब पे, विच वॉज क्रिटिकल ऑफ द रेवोल्यूशन। लेकिन पाकिस्तान में ऑन द होल इसको काफ़ी वेलकम किया गया। तो क्या अब भी वो फीलिंग मौजूद है या वो बहुत कम हो गई है? अब तो जमात इस्लामी भी उसको इस्लामिक रेवोल्यूशन नहीं कहती, इसलिए कि उस रेवोल्यूशन में जो कुछ हुआ वो कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था जो हुआ। मसलन वहाँ के पहले प्रेसिडेंट को, इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनी सदर को जान बचाकर भागना पड़ा, और जो आयतुल्लाह खुमैनी के पहले सक्सेसर थे मुंतजरी साहब, आयतुल्लाह मुंतजरी, उन्होंने कुछ क्रिटिसिज्म किया ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से, उनको फिर घर पे नज़रबंद कर दिया गया और उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया। और कुछ अर्सा पहले मेरी आज टीवी के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव से कराची में बात हुई, और वो बात कर रहे थे कि ईरान में बज़ाहिर तो इस्लामी निज़ाम है लेकिन अंदर खाने बहुत ज़्यादा करप्शन है। उसका एक दो उन्होंने किस्से भी सुनाए। तो इस तरह का जो इमेज है आज पाकिस्तान में, क्या ईरान के रेवोल्यूशन को कितने % लोग होंगे जो आइडियलाइज करते हैं? और सोशल मीडिया पे आपकी बड़ी गहरी नज़र है, तो किस तरह के रिएक्शंस देखने में आ रहे हैं? कुछ लोग तो ये समझ रहे हैं कि इससे शायद ईरान के लिए कोई बेहतरी की गुंजाइश निकल आए, डेमोक्रेसी की तरफ चला जाए। कुछ ये कहते हैं कि नहीं, ईरान को रिवेंज लेना चाहिए इस अटैक का। और अभी अभी जो है मैं देख रहा था कि कराची में एक मुजाहरा भी हुआ, और वो ओरिजिनली तो 2 बजे होना था लेकिन वो आज जल्दी हो गया। वो ईरानियन अमेरिकन, ये लोग ईरानियन सॉरी ये जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे ये अमेरिकन कॉन्सुलेट तक पहुंच गए थे, अंदर दाखिल हो गए थे उसके अहाते में। वहाँ पे उन्होंने कुछ पत्थरबाजी भी की, लेकिन फिर पुलिस ने उनको मुंतशिर कर दिया। तो आप कैसे देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शंस को और इस्लामिक रेवोल्यूशन को और इस सूरत हाल को? देखिए, ईरान में जिस वक्त रेवोल्यूशन आया तो उस वक्त तो काफ़ी एंथुजियाज्म था यहाँ पे। ख़ास तौर पे ये जो रेवोल्यूशन था ना, इसका एक रिलीजियस या सेक्टेरियन एक आज
का एक एस्पेक्ट भी था। और चूंकि पाकिस्तान में भी एक बड़ी तादाद है शिया मुसलमानों की, तो वो जज्बाती तौर पे भी अपने आप को उस रेवोल्यूशन के साथ एसोसिएट करते रहे हैं। तो शाह के दौर में ईरान में बहरहाल ऑपरेशन तो था, और जैसे सवाक जैसी जो तंजीमें हैं वो भी सरगर्म अमल रहीं। तो ईरान में गम गुस्सा था, लोग चेंज चाहते थे, एक लंबे अरसे से वहाँ पे बादशाहत थी। तो जब ये रेवोल्यूशन आया है तो लोगों ने फिर उस वक्त ये समझा कि शायद एक बड़ी तब्दीली आएगी और हालात तब्दील हो जाएंगे ईरान में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे आने के बाद शाह के दौर की जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस थी, उनसे ज़्यादा बड़े पैमाने पे सवियर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस शुरू हो गई, और मुलाओं की एक तरीके से एक हुकूमत और एक निज़ाम कायम हो गया जिसमें कि जमहूरियत का नामो निशान भी नहीं था। वो जो गार्डियन काउंसिल थी, सारी इख्तियारात उनके पास थे, और उनके ऊपर जो सुप्रीम लीडर था उसी के पास सारे इख्तियारात होते थे, और पार्लियामेंट की, हुकूमत की कोई हैसियत नहीं थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की एक पूरी फौज तैयार कर ली, जिसका काम ही ये था कि वो जो रिजीम है, जो ये मुलाओं का एक निज़ाम है, उसकी प्रोटेक्शन करे। तो और फिर करप्शन, बेपनाह करप्शन भी शुरू हो गई वहाँ पे। तो ईरान में लोग खासे मुतनफ़र हो गए और खासे डिसइल्यूजन हो गए कि हमने तो ये सोचा था कि ये मुल्ला जब आएंगे हुकूमत में तो इससे कुछ बेहतरी आएगी। उन्होंने बहुत ही इनफ्लेक्सिबल स्टांस ले लिया हर मामले में, और आप देखिए कि उसके नतीजे में ईरान बिल्कुल आइसोलेट हो गया, ईरान पे पाबंदियां लग गईं, और ईरान ने फिर ये किया कि उसने अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शुरू कर दिया पूरे मिडिल ईस्ट में, यानी इराक में भी, सीरिया में, लेबनान में, और यमन में, और इवन पाकिस्तान में भी ये प्रॉक्सीज जो थी ये सरगर्म अमल हो गई। तो ईरान ने चूंकि ये लोग जो मुल्ला होते हैं ना, इनकी कोई इतनी फार साइटेड अप्रोच होती नहीं है, ये ज़हीन होते हैं लेकिन ये दाना नहीं होते, और ये अपनी नाक से आगे देख नहीं सकते कि यार जो कुछ हम कर रहे हैं इसके क्या नताइज बरामद होंगे। और उसके नतीजे में ईरान में आपने देखा कि फिर काफ़ी प्रोटेस्ट्स हुई, मुख्तलिफ औकात में होती रहीं, लेकिन वो चूंकि एक बहुत बड़ा एक जाबराना निज़ाम था, वो प्रोटेस्ट्स कामयाब नहीं हो सकी। तो इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल है वो ईरान के हवाले से, एक तो जो लोगों में हिमायत कुछ नज़र आ रही है वो अमेरिका दुश्मनी और इसराइल दुश्मनी के नतीजे में है। वो ईरान के साथ वो उनकी कोई मोहब्बत नहीं है, बल्कि वो अमेरिका इसराइल दुश्मनी है जिसके नतीजे में वो अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि अभी बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो कि समझ रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो उसके सॉलिड ग्राउंड्स हैं, जो कुछ इसराइल कर रहा है या अमेरिका कर रहा है। जी शकील। अच्छा, मैं वसीम साहब कुछ अर्सा पहले इरफान सिद्दीकी साहब का एक आर्टिकल पढ़ रहा था। वो एक कॉलम नवीस थे, फिर सेनेटर भी हो गए, पीएमएलएन के एक तरह से स्पोक्स पर्सन भी हो गए थे। उन्होंने ये लिखा, मुझे याद पड़ता है कि वो एक दफ़ा किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रहे थे, दुबई से फ्लाइट थी उनकी तेहरान के लिए, और वो जो मैगजीन पढ़ रहे थे, टाइम या न्यूज़वीक था वो, तो उस पर ईरान के लीडर्स की तस्वीरें थी, हुक्मरान जो थे। तो उस पर एक ईरानी इनके साथ बैठा था और वो कहने लगा कि दे डोंट रिप्रेजेंट अस, यानी ये लोग हमारी नुमाइंदगी नहीं करते। और एक मेरे दोस्त ने भी, जो खुद शिया हैं, वो बताते हैं कि ईरान जब हम जाते हैं ना, तो बहुत सारे ईरानी हमें अपने घर पे बुलाने की कोशिश करते हैं कि आप आए हमारे घर ना, ताकि हम खुल के बात करें, क्योंकि ओपनली
वहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते गवर्नमेंट को। तो ये मेरे दोस्त बता रहे थे कि मैं अगर चला भी जाऊँ किसी के घर में तो मैं उनकी बातें सुन लेता हूँ, लेकिन अपना नहीं अपना जो है नुक्ता नज़र नहीं रखता उनके सामने, कि मुझे खतरा होता है कि ये कहीं इंटेलिजेंस के नुमाइंदे ना हो और मुझे वो कुछ उगलवाना चाह रहे हो मुझसे। तो लेकिन वहाँ पे इस तरह से जो लोग बुलाते थे आपको अपने घर पे, वो अक्सर व बेशतर गवर्नमेंट के क्रिटिक्स होते थे, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे। तो लेकिन निज़ाम ऐसा था कि उसमें से निकलना जो है वो बहुत मुश्किल था। तो अब 100 में से कितने नंबर आप देंगे कि ईरान जो है क्या आइंदा 2-3 साल में, 5 साल में डेमोक्रेसी की तरफ आएगा? देखिए, अगर तो रजीम तब्दील हो जाती है और उसको एक वसी अवामी सपोर्ट भी हासिल होती है ईरान में, तो फिर प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 2-3 साल नहीं तो 4-5 साल में मेरा ख्याल है कि वहाँ पे एक ऐसा निज़ाम कायम हो जाएगा जिसमें कि इंसानी हकूक़ की पासदारी होगी, लोगों को खुल के बात करने की आज़ादी होगी और जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो हुकूमत बनाने के काबिल होंगे और ऐसी हुकूमत होगी जो अवाम की एस्पिरेशंस के मुताबिक हुकूमत करे। तो इम्कान तो नज़र आ रहा है इसमें, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये मुल्ला चले जाएंगे या ये डिसमेंटल हो जाएगा मौजूदा निज़ाम, जिसका कि प्रोसेस एक शुरू हो चुका है, तो उसके बाद फिर इम्कान इसी बात का है कि ईरान में एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी और जो पॉलिसीज़ होंगी वो अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होंगी। जी। अच्छा अभिषेक जी, आप कैसे देखते हैं फ्यूचर ईरान का, और इंडिया में कैसे देखा जा रहा है इसको? क्योंकि ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं इंडियन गवर्नमेंट के, इंडियन स्टेट के। तो आप क्या देखते हैं कि ईरान में जमहूरियत के कितने परसेंट चांसेस हैं, डेमोक्रेसी के कितने परसेंट चांसेस हैं? मुझे तो और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिख रहा है सर, क्योंकि अगर आप ये कहें कि जो वेस्ट और इजराइल ने अटैक किया है उसमें उनकी कंडीशन यही है कि देयर विल बी नो बूट्स ऑन ग्राउंड। ईरान की जो रिपब्लिकन गार्ड है और जो दूसरी चीजें हैं, उन्होंने पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप को इसीलिए मार दिया कि वो ये लोगों से कह रहे कि गो एंड टेक योर गवर्नमेंट इन योर हैंड। यही तो ट्रम्प साहब का बेसिक वो बात था। मतलब आप देखिए, उन्होंने कोई पब्लिक पे अटैक नहीं किया। दे डिडंट वांट टू डिस्ट्रॉय ईरान। ईरान को बर्बाद करना उनकी वो नहीं थी कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम उड़ा दें और उसके बाद हमारी, जिसको आप कहते हैं कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है, जो कि ये वॉर करवाती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखता आपको। क्योंकि अगर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को वॉर वाला ये वाला वो वॉर होता तो फिर उनकी सीधा सीधा अटैक होता है ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर। मगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो अटैक ही नहीं किया उन्होंने, शहरों में तो अटैक ही नहीं किया। उनका तो एक ही सेंटर था, वो जितने पावर सेंटर थे वहां उड़ा दिए उन्होंने। मैं आज सुन रहा था सवेरे मॉर्निंग में कि उन्होंने पूरा टॉप रंग का जो जनरल और मेजर जनरल और ये रैंक का ऑफिसर है वो खत्म कर दिया है उन्होंने। उसके बाद खमनई साहब का आपने खुद बताया कि खमनई साहब को पहले डिनायल आया कि नहीं ही इज हेल एंड हार्टी। उसके बाद वो उनके जो न्यूज प्रेजेंटर हैं उनकी फिर आ गई जहां पे वो रिपोर्ट जिसमें उन्होंने एडमिट कर लिया कि हाँ इज नो मोर विद अस। तो देखिए सर, इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मुसलमान है वो थ्योरीज में रहता है, वो एक कल्पना को सच मानता है। वो उसकी रीजन ये है कि जब अब्राहमिक फेथ दुनिया में आया ना, तो उसने अपने अलावा बाकी सबको माइथोलॉजी कह दिया और अपने आप को उन्होंने कहा कि हम प्रैक्टिकल लोग हैं, हमारे पास प्रैक्टिकल चीजें हैं। भाई अगर लॉज होने को प्रैक्टिकलिटी कहते हो तो याज्ञवल्क्य के स्मृति, मनु स्मृति, ये सब तो इंडिया में बहुत पहले से था, पर उनकी फिलॉसफी में दम नहीं है। तो अब जो यहाँ का मुसलमान है वो ना वो रहता डेमोक्रेसी में है, तो उसको डेमोक्रेसी पसंद नहीं है। वरना आप बताइए, ईरान के लोगों ने मॉस्क में आग लगा दी, वहां का जो सबसे बड़ा मॉस्क है उस पर आग लगा दी। उसके बाद ट्रैवलर्स जो ईरान में गए उन्होंने बताया रमजान के समय में सारी खाने की दुकानें खुली हुई हैं, कोई रोजे उस तरीके का पॉपुलेशन नहीं रख रही है। कुछ लोग रखते होंगे, ऐसा नहीं है कि 10-20% लोग नहीं होंगे, मगर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो उसको फॉलो नहीं कर रही है। उसके बाद आप डेमोक्रेसी में रहते हो, भारत के मुसलमान से पूछिए तो आपको डेमोक्रेसी का साथ देना चाहिए या आपको एक ऑटोक्रेसी का साथ देना चाहिए? भाई आप अगर डेमोक्रेसी में रह करके सेक्युलरिज्म, जी सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी अभिषेक जी, इकोनॉमिस्ट ने कुछ साल पहले ये कहा था कि ईरान इज द ओनली मॉडर्न डे थियोक्रेसी
जिन्ना साहब ने भी कहा था ना कि पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू बी अ थियोक्रेसी। तो थियोक्रेसी का जो उर्दू तर्जमा बनता है वो है हुकूमत इलाहिया, यानी अल्लाह की हुकूमत। और कुछ जमातें ऐसी थी पार्टीशन से पहले, वो थियोक्रेसी का या हुकूमत इलाहिया का नारा लगाती थी। लेकिन जिन्ना साहब ने कहा कि नहीं, ये थियोक्रेसी नहीं होगी, तो उसका फिर तर्जुमा पाकिस्तान में आजकल मुल्लाइयत किया जाता है कि पाकिस्तान में मुल्लाइयत नहीं होगी। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ईरान में जिस तरह का मजहबी जबर है, उसके नतीजे में कहा यह जाता है कि एथियस्ट्स की जो तादाद है, जो मुल्हिद लोग हैं, उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और रिलीजियस ऑब्जर्वेंस जो है बहुत कम हुई है ईरान में। और मेरा ख्याल है कि एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट भी जितना पाकिस्तान में है उतना ईरान में नहीं है। मैं वही कह रहा हूं सर आपको, अगर भारत का मुसलमान डेमोक्रेसी में रहता है, वो डेमोक्रेसी के सारे फ्रूट्स को चखना चाहता है, तो आप बताइए भारत के मुसलमान को उन फोर्सेस के साथ खड़ा होना चाहिए जो कि इस रिलीजियस थियोक्रेसी गवर्नमेंट से लड़ गई और उन्होंने अपने जान को कुर्बान किया, या उनको खड़े होना चाहिए खमनई साहब के साथ? ये तो फिर आप देख लीजिए ना, मुनाफिकत है ना ये तो, कि आपको यहाँ पे डेमोक्रेसी चाहिए, यहाँ पे आपको अगर भारत का जो सनातनी फिलॉसफी है वो तो ऑल इंक्लूसिव है, वो तो जो अब्राहमिक फेथ है जिसमें कि आपका भगवान गलत है और मेरा सही है, ये वाली फिलॉसफी तो हमारी है नहीं। हमारा तो ये कि एकम सत बहुधा विप्राह वदन्ति, सत्य एक है, उसको विभिन्न प्रकार से ज्ञानी लोग बताते हैं, हम तो सबको सही मानने वाले लोग हैं। तो ये उसका विरोध करते हैं जो सबको सही मानता है, मगर ये उसके साथ में खड़े हो जाते हैं जो सबको गलत मानता है। तो ये तो एक यहाँ का जो मुसलमान है उसके अंदर ये एक डबल स्टैंडर्ड तो आपको देखने को मिलता है ना। और ये मुसलमान की से ज्यादा यहाँ का कम्युनिस्ट करता है, जिन उनके नाम आपको वो नहीं लिखेंगे अब्दुल रहमान, और वो उनके नाम आपको हमारे जैसे निकलेंगे, वो कम्युनिस्ट है, मगर वो उनको गाजा में नेतन्याहू जो है वो बर्बर दिखता है, वो जबर वाला दिखता है, नेतन्याहू उनको क्रिमिनल दिखता है। लेकिन इसी ईरान में मैं आज पढ़ रहा था कि 35,000 या 50,000 से ज्यादा एथिस्टों को मार दिया इन लोगों, इनकी रिजीम ने, माशा यमीनी को मार दिया इन लोगों की रिजीम ने, और कितनी लड़कियां होंगी जिनको इन्होंने मार दिया। उसके बाद ये प्रोटेस्टर एक महीने के अंदर, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड आ रही है आज की डेट में, कि 20 से 30,000 या 40,000 लोगों को इन्होंने मारा है, उनको वहां नहीं दिख रहा है। वहां पे कोई भी स्टेट जाकर के आईसीजे में इस मैटर को नहीं ला रहा है कि भाई जो ईरान में हो रहा है वो जिनोसाइड है, और जाके कोई जिनोसाइड कन्वेंशन पढ़ दे। जिनोसाइड कन्वेंशन में एक देश अपने ही लोगों को मारने के लिए लायबल बनाया जा सकता है, आप आईसीजे में ले जा सकते थे उस मैटर को। जो मैटर लेके साउथ अफ्रीका गया है इजराइल के केस में, सेम उसी सब्जेक्ट मैटर पे ईरान के लिए भी लेके जाया जा सकता था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। खमनई साहब के अगेंस्ट में भी एक अरेस्ट वारंट निकलवाया जा सकता था, मगर वो नहीं निकाला गया। मैं यही बात कह रहा था कि आप देखिए, अगर आप ये जो है कि मेरा दिल दुख जाता है, मेरे जो जज्बात को ठेस पहुंचती है, ये तो सर बहुत हो गया। ये दिल दुखते 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 आपका मतलब ये हम अपनी सिविलाइजेशन खत्म कर लें भाई? हम इस बात के लिए आदी हो जाएं कि हमारा भगवान गलत है, हमारा भगवान झूठा है, हम इस बात के लिए आदी हो जाएं कि हमारा देश तोड़ दो, हम इस बात। आप बताइए सर, जिनको जेरूसलम के लिए, अरे जिनको पैलेस्टाइन के लिए दर्द होता है, उनको इसके लिए दर्द नहीं होता कि हमारा ननकाना साहब, मेरे लिए ननकाना साहब जो है वो वही दर्जा रखता है जो आपके लिए मक्का मदीना रखता है। लेकिन हमारे ननकाना साहब के ऊपर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, हमारी धरती को हिंदू लैंड से कन्वर्ट करके इस्लामिक लैंड बना दिया। क्या भारत ने टेररिस्ट पैदा करने शुरू कर दिए? तो फिर ये आपकी अगर धरती का वो 1 अरब की, वो चूंकि उनका मेन ये है कि अरबियों की धरती पे कैसे यहूदी रह रहे हैं। मैं आपको लिखित में दे रहा हूं सर, लिखित में, यदि कल को ये सारे यहूदी मुसलमान हो जाए ना, इनमें से किसी को ये लड़ाई, ये सब बंद हो जाएगा यहाँ पे, ये कम्युनिस्ट भी शांत हो जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि अगर आप पूछिए यहाँ के लोगों से जो डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, चाहे कम्युनिस्ट हो यहाँ का और चाहे वो यहाँ का मुस्लिम हो, कि अगर तुम डेमोक्रेसी में रह और ट्रू डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक हो, तो क्या तुम्हें ईरान के उन बच्चों के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए जिन्होंने अपनी जिंदगियां गंवा दी, जिन्होंने इस रिवॉल्यूशन को खड़ा किया यहां तक? तो पॉइंट ये है कि आप इस डबल स्टैंडर्ड का क्या जवाब देंगे कि नेतन्याहू तो कातिल है, मगर खमनई साहब जो है वो सेवियर है, वो अपने लोगों को मार दें अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए, अपनी रिलीजियस गवर्नमेंट बचाने के लिए, तो वो जी शेर का बच्चा है। लेकिन नेतन्याहू यदि अपनी रिलीजन और अपने नेशन को बचाने के लिए, अपने लोगों के प्रोटेक्शन के लिए हमास और हिजबुल्लाह से लड़ जाए, तो वो कातिल है, वो हत्यारा है। वसीम साहब कंक्लूड करते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो सुन्नी एक्टिविस्ट है ना, वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि ईरान जो है वो ऑफिशियली शिया स्टेट है और वहाँ पे सुन्नियों के लिए किसी आला ओहदे पे पहुँचना बहुत मुश्किल है। और ये भी वो कहते हैं कि ईरान में 10% के करीब सुन्नी हैं, लेकिन तेहरान जैसे शहर में एक भी सुन्नी जामे मस्जिद नहीं है।
तो डू यू एग्री विद दैट असेसमेंट? और इसी तरह से बहुत से लोग ये पॉइंट आउट करते हैं कि बहुत से शिया सऊदी अरब में रहते हैं, उनके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है और बड़ा मुश्किल है किसी अच्छे ओहदे पे पहुंचना उनके लिए। बिल्कुल सही बात है जी। देखें, कोई भी जो थियोक्रेसी होती है ना, जो मुलायत होती है, वो बुनियादी तौर पे किसी फिरके की हुकूमत होती है, वो एक फिरका होता है। और ईरान में जो इस्लाम है वो शिया इस्लाम है। और जैसे आपने कहा कि ईरान में, तेहरान में कोई एक भी सुन्नी मस्जिद नहीं है। आप वहाँ पे ईरान में किसी जगह का नाम उस्मान, अबू बकर, उमर नहीं रख सकते। और जो भी वहाँ पे कानून है वो शिया जो जूरिस्प्रूडेंस है उससे वो डिराइव किया गया है। फिका जाफरिया, फिका जाफरिया, जी जी वही। तो ये कहना कि ये इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत नहीं है, ये एक शिया इस्लाम जो है या जो शियायत है उससे ये डिराइव किया गया है पूरा निज़ाम। और यकीनन वहाँ पे जो सुन्नीज़ हैं या जो दूसरे फ़िरके हैं उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है। और यही चीज़ हमें सऊदी अरब में भी नज़र आती है कि वहाँ पे जो वहाबी इस्लाम है उसकी प्रैक्टिस की जाती है। तो ये जनरलाइज करना कि ये इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत कहीं पे भी नहीं है। ये शिया हुकूमत है, ये सुन्नी हुकूमत, देवबंदी हुकूमत है, सल्फी हुकूमत है, ये इस तरह से होती हैं। और वो एक ख़ास जो ब्रांड है इस्लाम का उसी के मुताबिक होती हैं और उसी को प्रमोट किया जाता है और दूसरों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है ऐसी हुकूमतों में। जी तो अब वैसे जी वसीम साहब, अभी जो है कुछ रिफॉर्म्स आ रही हैं सऊदी अरब में और कहा जाता है कि सऊदी अरेबिया इज बिकमिंग ग्रेजुअली बिकमिंग अ लिबरल कंट्री। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि वहाँ पे शियों को बराबर के हकूक मिलें और ईरान में सुन्नियों को और बाकी जो शहरी हैं वहाँ पे बिहाइयों के साथ बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी सलूक किया जाता है। उनको अच्छी मुलाजमतें नहीं मिलती, यूनिवर्सिटी में नहीं वो जा सकते, अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते। तो उनको भी बराबर के मौके मिलें, तमाम शहरियों को जो है रियासत वो बराबर का समझे, सबके हकूक बराबर हो। सो थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी, थैंक यू वेरी मच वसीम साहब। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।